नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या को लेकर सियासी तूफान मचा है। साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया और जांच की मांग की है, जिसके बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। इस बीच अखाड़ा परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर उद्धव सरकार ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी साधु संत महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे और उद्धव सरकार का घेराव करेंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप परेशान हो जाएंगे। ये तस्वीरें सन्न कर देने वाली हैं। पुलिस कस्टडी से बुजुर्ग साधु जैसे ही बाहर निकले, उनके ऊपर हमला हो गया। हाथ में डंडे लिए हुए बदहवास भीड़ साधु के खून की प्यासी थी। बुजुर्ग साधु जान बचाने की गुहार लगाते रहे। बावजूद इसके भीड़ में शामिल लोग उन्हें लाठी डंडों से पीटते रहे और तब तक पीटते रहे जब तक कि उनकी जान न निकल गई। आगे की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, लिहाजा हम आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन इन तस्वीरों में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठता है। देखिए कैसे पुलिस वाले ने बुजुर्ग साधु को मॉब लिंचिंग के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस के सामने कैसे साधुओं की हत्या हो गई। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि पुलिस वालों ने साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों किया। साधुओं को बेरहमी से मार डाला गया, पुलिस तमाशा क्यों देखती रही। भीड़ बेकाबू थी तो ज्यादा फोर्स क्यों नहीं मंगाई। लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा कैसे हुई। हत्या के पीछे अफवाह बताकर मॉब लिंचिंग की लीपापोती क्यों हुई। महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस अपने बचाव में दलील दे रही है कि इलाके में अफवाह फैली थी कि कुछ लोग चोरियां कर रहे हैं। चोरों को पकड़ने के लिए गांव वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी 2 साधु एक गाड़ी से आते दिखे। भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिक जानकारी दी, उसमें यही बताया जा रहा है कि कांदिवली से सूरत की तरफ जा रहे थे। इस इको गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जिस इलाके से, जिस सड़क से वो गुजर रहे थे, वहां पर अफवाह फैली थी कि चोर जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं और अलग अलग घरों में चोरी कर रहे हैं। वजह है कि जो ग्रामीण थे तकरीबन 2 से 2.5 हजार की संख्या में, वो एक तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे थे और ये गाड़ी तभी वहां से गुजरी। ग्रामीणों ने रुकवाया, पूछताछ की तो भाषा की दिक्कत की वजह से इस गाड़ी में सवार लोग ग्रामीणों को अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए, बता नहीं पाए। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया और पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से जो इस गाड़ी में सवार थे उन्हें चोर होने के शक में उनकी पिटाई की गई। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और यही वजह है कि तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जैसे ही ये खुलासा हुआ कि गाड़ी में सवार लोग कौन थे, उसके बाद हड़कंप मच गया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि 70 साल के संत कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के संत सुरेश गिरी गाड़ी में सवार थे। दोनों साधु पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं। साधुओं की गाड़ी नीलेश तेलगड़े चला रहा था। अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों मुंबई से गुजरात जा रहे थे। पालगढ़ जिले में गढ़ चिंचले गांव के पास गांव वालों ने साधुओं पर हमला किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन गांव वालों ने तीनों की हत्या कर दी। साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस के साथ साथ उद्धव सरकार भी पालघर में साधुओं के कत्ल को लेकर कटघरे में आ गई है। बीजेपी ने सीधे सरकार से सवाल पूछा है कि पुलिस के सामने कैसे साधुओं की हत्या हो गई। वहीं उद्धव सरकार की तरफ से बयान आया कि इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ
जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। नगर में जो इंसिडेंस हुआ, दादरा हवेली नगर के पास में जो इंसिडेंस हुआ है, वहां पे 3 लोग बिना इजाजत के बाहर के स्टेट में जा रहे थे करके उन्होंने मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की। तो वहाँ पे गांव में से जाने के बाद वहाँ पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। साधुओं की पिटाई से मौत पर संत समाज भी गुस्से में है। पंचदशनाम अखाड़े ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उद्धव सरकार से जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। महाराष्ट्र सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे 3 लोगों की हत्या के मामले में एक्शन लेना है, तो वहीं इस पिटाई को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को भी रोकना है। पालघर से योगेश चांदेकर और राजेश कुमार के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। साधुओं की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस एक्शन में आई है। अब पालघर के आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर दिनेश मौर्य क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। उनकी आप ये रिपोर्ट देखिए। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर उस गांव में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है जहां पर यह घटना हुई थी। एसआरपीएफ के इन जवानों को देख सकते हैं, साथ ही में स्थानिक पुलिस जो है वो भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दूं, ये जो गांव है ये जंगलों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र की सीमा और दादरा नगर हवेली की सीमा पर यह गांव बसा हुआ है और चारों तरफ घने जंगल है। घटना के बाद जो आरोपी थे वो इन जंगलों में फरार हो गए और यही वजह है कि 150 से ज्यादा पुलिस के जवान यहां पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 110 लोगों को पकड़ने में इनको कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी करीब 100 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस ने साझा की है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो ये जो गांव है, इन गांव में रहने वाले तमाम लोग फरार हो गए हैं। सभी के सभी आरोपी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, पालघर, इंडिया टीवी। दिल्ली से सटा नोएडा कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पुलिस की सख्त चेतावनी है कि लोग घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। वो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और इवनिंग वॉक भी कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आप इवनिंग वॉक नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है ये। लोग शांत समझ रहे हैं, लोग शांत समझते हैं। लोग सोचते हैं हमको कोई कुछ भी बोले, हम लोग उनकी फोटो लेने वाले हैं, फिर हम ग्रुप्स में डालेंगे। डोंट फील ऑफेंडेड। मैं फिर कह रहा हूं, खतरे का समय है सबके लिए। अपने अपने घरों पे रहिए, मत निकलिए। कोशिश कीजिए 2-3 दिन का सामान एक बार ले आए बाहर से। आप लोग रोज सुबह शाम 3 बार जा रहे हैं, सेम नेम। आपको ये लगता होगा कि आपको ये स्प्रेड नहीं हो सकता। कृपया करके आप अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और हमारी सेफ्टी के बारे में सोचिए। हम सब यहां बाहर नहीं आना चाहते, हम सब आपके लिए आए हैं यहां पर। प्लीज मत आइए बाहर, प्लीज अपने बच्चों के साथ बिल्कुल बाहर मत आइए। 60 ईयर से ऊपर जो लोग हैं कृपया करके अपने घरों में रहिए। ये देखा गया कि 60 साल से ऊपर के लोग ज्यादा घूम रहे हैं यहां पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे।
सीएम योगी ने चिट्ठी लिखकर परिवार के लोगों से अपील की है कि वो कम से कम लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हों। सीएम योगी ने लिखा है कि कोरोना के खतरे में जनता का हित सबसे आगे है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने आज सुबह 10:10 पर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। उन्हें लीवर और किडनी की समस्या थी और बीते 13 अप्रैल से वो एम्स में भर्ती थे। अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता है। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके बावजूद किलर कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। इस रिपोर्ट में देखिए देश के राज्य और बड़े शहरों का कोरोना मीटर। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है। इनमें से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत की बात यह है कि अब तक 2,546 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1500 से ज्यादा नए केस देश में रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,553 नए केस सामने आए हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 552 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां अब तक कुल मरीजों की संख्या 4,203 तक पहुंच गई है और मरने वालों का आंकड़ा 223 हो गया है। दिल्ली में 2,003 केस सामने आ चुके हैं, 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 1,743 केस सामने आ चुके हैं, 63 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 1,407 केस अब तक सामने आ चुके हैं, 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में 1,084 केस सामने आए हैं, 17 लोगों की मौत की खबर है। वहीं लॉकडाउन 2.0 के छठे दिन आज देश के कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन इस छूट के साथ बड़ा मार्क है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यानी कि छूट कई शर्तों के साथ मिल रही है। ये ढील उन जगहों पर मिलने जा रही है जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। इस बीच दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि यूपी के कुछ शहरों में राहत मिलेगी। जिन इलाकों में कोरोना के केस ज्यादा हैं, वहां सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा, जबकि महाराष्ट्र में भी कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। लॉकडाउन में आज से मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि छूट के बावजूद लॉकडाउन में पहले की तरह सख्ती बरती जाएगी। गृह मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि कई राज्य 20 अप्रैल से अपने राज्यों में लॉकडाउन एक्सटेंशन के दौरान गैर जरूरी कामों में भी ढिलाई बरतना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा आपदा नियंत्रण कानून का उल्लंघन होगा। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसी के आधार पर छूट दी जाए। कोरोना की मार के आगे पूरी दुनिया पस्त नजर आ रही है। भारत समेत दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली खबरें अमेरिका से लगातार आ रही हैं। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। दुनिया भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। अब तक करीब 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ यूरोप में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस महामारी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है सुपर पावर अमेरिका पर। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। यहां अब तक कुल 40,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या 7,64,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,997 लोगों की अमेरिका में मौत हुई है। अमेरिका में फिलहाल किलर वायरस से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को 60,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में हालात कितने भयावह हैं। सबसे भयावह तो न्यूयॉर्क का हाल है। न्यूयॉर्क में अब तक 18,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 630 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को भी न्यूयॉर्क में 550 लोगों की मौत हुई थी। Here today for all the doctors, nurses and healthcare workers who lost their lives tragically and senselessly to COVID. And despite being told we have enough protection, lives are still being lost. Vulnerable members of staff are losing their lives and they're not being taken care of, and we know that because they're dying. लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रोटेस्ट करती ये ब्रिटेन की एक डॉक्टर है जो कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी है। लेकिन इस डॉक्टर का आरोप है कि ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़े स्टाफ को पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से सिर्फ मरीज ही नहीं, हेल्थ वर्कर्स की भी मौत हो रही है। पिछले दिनों लंदन के करीब ल्यूटन में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही एक नर्स की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद से ब्रिटेन में हेल्थ वर्कर्स अलग अलग फोरम पर विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक इस खतरनाक वायरस ने 16,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 1,20,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना का डेथ मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,65,000 के पार पहुंच चुकी है। पूरे यूरोप की बात करें तो करीब 11 लाख मरीजों में अब तक 1,02,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है, जहां अब तक 23,600 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके बाद स्पेन में 20,600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। फ्रांस में भी करीब 19,800 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मृतकों के आंकड़ों में पहले के मुकाबले कमी जरूर आई है, लेकिन अब सबको इंतजार है उस दिन का जब यह आंकड़ा बढ़ना थम जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांग जनों के लिए लेकर आएंगे स्पेशल न्यूज बुलेटिन।